एयर इंडिया एक्सप्रेस का संकट अभी टलने के जो आसार हैं वो दिखाई पड़ नहीं रहे। हालांकि मैनेजमेंट ने क्रू मेंबर्स को अल्टीमेटम दे दिया है, सख्ती बरती है और कहा है कि वो आज शाम 4 बजे तक अगर काम पर नहीं लौटे तो उनकी नौकरी जा सकती है। यानी ठीक ये जो समय इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ने क्रू मेंबर्स को अपना जो कोई ना कोई फैसला कर सकते हो सकता है कि अगले कुछ मिनटों में। हम आपको यही खबर बता रहे हैं। फिलहाल 30 क्रू मेंबर्स को बर्खास्त किया जा चुका है। ये लोग सिक लीव पर, मास सिक लीव पर, यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा उन्होंने छुट्टी का आवेदन कर दिया था, जिन्हें नौकरी से निकाला गया है। इधर आज फिर से एयर इंडिया एक्सप्रेस की करीब 85 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। इसकी वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ की दूसरी जगहों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, वो छूट गई। कुछ लोगों के लिए जो अहम काम थे वो उनको नहीं कर पाए, नहीं पहुंच पाए समय से। तो कुल मिलाकर जो मैनेजमेंट और क्रू के बीच में, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का क्रू है उसके बीच की जो तनातनी है, उसके बीच की जो लड़ाई है, उसका खामियाजा जो है वो आम जनता इस वक्त भुगतती नजर आ रही है। मेरे सहयोगी वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, आपसे ये बात समझना चाहता हूं कि कुल मिलाके जो पूरा लड़ाई चल रही है मैनेजमेंट और क्रू के बीच में, क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की पहल की जा रही है? क्योंकि खामियाजा जो है वो लगातार आम यात्री उठा रहा है। बिल्कुल, आम जो पैसेंजर है, जो जिन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस का पहले से टिकट कटा कर रखा था, अब उनको जो कैंसिलेशन की समस्या हो रही है, यात्रियों को इनकन्वीनियंस हो रही है, उसकी वजह से वो परेशान है। लेकिन मैनेजमेंट ने सुबह ही एक तरह से आखिरी बार कह दिया था कि 4 बजे तक जितने भी क्रू मेंबर्स, पायलट्स हैं जो सिक लीव पर गए हैं, वो अपने रोस्टर के मुताबिक ज्वाइन कर लें। 30 लोगों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। तकरीबन 300 के आसपास ये एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 30 चले गए हैं। अगर ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये ज्वाइन बैक नहीं करते हैं 4 बजे तक, जो कि समय पूरा हो चुका है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि और भी लोगों को कंपनी बर्खास्त करे। और जो कंपनी है वो ज़्यादा आगे आने वाले मतलब समय में हमें ऐसी खबर भी सुनने को मिल सकती है कि और कुछ लोगों को निकाला गया है। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज़्यादा परेशान है यात्री। दूसरी तरफ मैनेजमेंट भी अभी तक अपने जो कर्मचारी हैं उनको मनाने में कामयाब नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि आज शाम से कल सुबह तक जो जिनकी भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट है, अभी तक उनके लिए कोई भी राहत की खबर नहीं है। कोई राहत की खबर नहीं है। जो लोग हैं जो इस टाउन हॉल में, क्या कुछ रास्ता निकलेगा? 4 बजे तक क्या लोग पहुंचेंगे, वापस नहीं पहुंचेंगे? बहुत सारे सवाल इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ इस पे ज़्यादा चर्चा करने के लिए JS बावा साहब जुड़ रहे हैं। पूर्व महाप्रबंधक रहे हैं एयर इंडिया के। सर, मैं सबसे पहले AAI के, माफ़ कीजिएगा, मैं सबसे पहले सर आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये जो मामला है पूरा मैनेजमेंट और एयर इंडिया एक्सप्रेस का, दर्शक इसको कैसे समझे? मतलब क्या ऐसी परेशानी हुई कि इतने सारे लोगों को, इतने सारे एम्प्लॉयज़ को, 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ने इस तरीके से एक बागी होने का फैसला लिया? मेरे को आपकी आवाज थोड़ी कम, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? मुझे आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर। राइट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये कई दिनों से पैसेंजर तो परेशान है, और हमारा तो एज एयर ट्रैवल एसोसिएशन पहला देश तो यही होता है कि पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस कम होनी चाहिए। और एविएशन एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हर टाइप के चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता हर स्टेक होल्डर के अंदर है। और अच्छी बात पहले बताने में ये अच्छा लगता है कि अब की बार इस नोटिस के अंदर, क्योंकि DGC के डायरेक्टिव बहुत क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डायरेक्टिव बहुत क्लियर है, तो एयर इंडिया ने ये अच्छा बोला है कि टिकट की कैंसिलेशन हो जाएगी और टिकट अगर री-रोस्टर करना है तो वो भी होगा। बट एक चीज, जहां पर पैसेंजर्स की इनकन्वीनियंस को अगर बिल्कुल जेन्युइनली वो एड्रेस करना चाहते हैं, तो आई रिमेम्बर एक बार मैं कहीं फॉरेन के अंदर लोकल पर कहीं फंस गया था, तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि सर कोई बात नहीं, आपकी फ्लाइट मिस होगी, आप नेक्स्ट फ्लाइट में आपको एंडोर्स कर देते हैं। मैंने सोचा आपकी नेक्स्ट फ्लाइट इतनी जल्दी है? उसने बोला नहीं, किसी दूसरी एयरलाइन की है, मैं टिकट वहां पर एंडोर्स कर दूंगा। तो हमें अब ये चाहिए, इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, DGCA और एयरलाइन, बाकी एयरलाइन एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिसमें इस टिकट को, अगर किसी साइड में दूसरी एयरलाइन की टिकट जा रही है, ये उसको एंडोर्स करे और फाइनेंशियल चीजें बाद में एडजस्ट होती रहेंगी।
और उसमें असली सुविधा पैसेंजर की होगी। तो इस बिल्कुल। टाइप का, और ये आगे के लिए सभी एयरलाइंस का एक म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, तो जैसे कि आपने पहले भी बताया कि इस टाइप की सिचुएशन नहीं तो नहीं है हमारे लिए, हम इसको फेस करते रहते हैं। तो ये मेरा एक इमीडिएटली तो यही बिल्कुल, क्योंकि सुझाव सबसे रहेगा बड़ी कि प्राथमिकता इस हम बात की होनी एंडोर्समेंट की चाहिए कि जो फैसिलिटी को यात्री हैं, जो लोग इस डेवलप करें, एयरलाइंस का टिकट लेकर टिकट की कुछ टिकट खरीद रहे हैं, एयरलाइंस बैठ को रहे हैं, एंडोर्समेंट पॉसिबल हो। उनके ऊपर इस तरह का परेशानी उनको नहीं होनी चाहिए। लोगों को खासी परेशानी हो रही है, और ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। लोगों को जरूरी काम से जाना होता है, कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, बहुत नुकसान इस तरीके से लोगों का हो रहा है। शंकर अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, ये जो एयरलाइन ने इस वक्त फैसला लिया है सर, कुछ लोगों ने जिस तरीके से 300 से ज्यादा बताया जा रहा है कर्मचारियों ने सिक लीव ली, मास सिक लीव ली, उनका विरोध जताने का तरीका था, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे बातचीत चल रही होगी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? 30 लोगों को निकाल दिया गया है, बाकी को अल्टीमेटम दिया गया है। क्या क्या ऑप्शंस हैं यहां कर्मचारियों और एयरलाइंस के सामने? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रोटेस्ट करना मौलिक अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसेंजर्स को या बाकी जो दूसरे लोग हैं, दोज हु आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द एयरलाइन, उसको आप परेशानी में डालें। अगर उनकी कोई भी डिमांड है, वो अपनी डिमांड दे सकते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स अक्रॉस द टेबल बैठ के अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन सडनली सिक लीव पे चले जाना, एक वाइल्ड स्ट्राइक कर देना, दीज आर नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली फ्रॉम द वर्कर साइड। और अगर वर्कर्स को ये समझाने के बाद भी कि उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं, जितने भी उनकी ग्रीवांसेस हैं, दोज विल बी लुक्ड इनटू, उसके बावजूद भी वो इस तरह का बिहेवियर करते हैं, देन व्हाटएवर एक्शन हैज बीन टेकन बाय द एयरलाइन, आई पर्सनली फील दिस इज जस्टिफाइबल। तो क्या जो जैसे ये भी सुनने में आ रहा है कि जो जिन कर्मचारियों को निकाला गया है वो लेबर कमिश्नर से मिल रहे जा रहे हैं, तो क्या लेबर कमिश्नर इसमें कोई दखल अंदाजी कर सकते हैं? वो क्या कुछ रास्ता निकलवा सकते हैं? डेफिनेटली, if it comes under industrial dispute, so certainly the labor commissioner can look into it, but that does not mean कि एकदम से suddenly आप एक वाइल्ड स्ट्राइक कॉल कर दें, जिससे बहुत सारे लोगों, मान लो किसी को अपने पेशेंट को लेके जाना है, किसी का कोई और एग्जामिनेशन है, किसी का कोर्ट में हियरिंग है, these things are not done. In any civilized society, we are expected to sit across the table and find out a reasonable solution. लेकिन अगर मान लो कुछ और भी उनको करना है तो कुछ और करना चाहिए, बट ये वाइल्ड स्ट्राइक करना किसी भी दृष्टिकोण से मेरे ख्याल से वाजिब नहीं था। भारतीयों के खाने पीने का अंदाज क्या आपको बीमार बना रहा है? यह इशारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN का है। इनकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय लोगों की आधी से ज्यादा बीमारियों की वजह गलत खान पान है, यानी कि 56.4% बीमारियों की वजह जो गलत खान पान है वो उसी को बताया गया है। अल्प पोषण और अनीमिया अभी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेहतमंद खाने के लिए एक व्यक्ति को दिन भर में 1200 ग्राम भोजन जरूरी है, जिसमें उसे 2000 कैलोरी प्राप्त होती है। यानी कि थाली में करीब अगर आप देखें तो 100 ग्राम फल, 400 ग्राम हरी सब्जी, 85 ग्राम दाल या अंडा, 35 ग्राम मेवा यानी कि सीड्स यानी कि नट्स और 250 ग्राम अनाज का सेवन काफी होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में या तो लोग बाहर जाकर जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं या फिर ऐसे शॉर्टकट अपना रहे हैं जो बहुत पौष्टिक उन्हें आहार नहीं दे रहे।
इस पर ज़्यादा जानकारी और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उमा कुमार जुड़ रही हैं, प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। ये कई बार इस तरह के इशारे किए गए, कहा गया कि जो भारतीय भोजन है वो पूरी तरीके से एक संतुलित भोजन के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, या तो उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, फैट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो नई रिपोर्ट आई है इसमें क्या क्या विशेष बातें कही गई हैं और किन किन बातों को हमें बदलना चाहिए? देखिए, ये कहना कि भारतीय भोजन ठीक नहीं है, उसमें परेशानी है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो भारतीय भोजन की परिभाषा है, जिसमें कि हम अपने डाइट में कहते हैं ना, कलरफुल थाली होती है, बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारी प्लेट में होनी चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट आई है उसने उस बात पे बल दिया है। जैसे कि जो सीरियल्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उससे आप 40 to 50% कैलोरी ले सकते हैं। बाकी प्रोटीन्स से आनी चाहिए 15 to 20% के करीब। फिर बाकी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सब कुछ नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उससे आते हैं। तो अपने डाइट में सिर्फ सीरियल से ना इंक्लूड करके, और सीरियल से मेरा मतलब है, आजकल मिलेट्स की बात हुई है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो पूरे टाइम सिर्फ सुबह दोपहर शाम वो मिलेट का प्रोडक्ट लेते हैं और सोचते हैं कि हम बिल्कुल बहुत हेल्दी खा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट से इस बात को बल मिलता है कि हमारी थाली में सीरियल्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, चाहे वो पल्स के फॉर्म हो, नॉन वेज के फॉर्म हो, एग्स हो, वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। इसके अलावा जो नट्स होते हैं, चाहे बादाम, अखरोट, मैं ये कह के ये नहीं साबित करना चाहती कि जो ये चीजें नहीं खा पा रहे हैं कुछ तबके के लोग, तो वो हेल्दी फूड नहीं ले सकते, लेकिन अगर वो होता है तो उसे हेल्दी माना जाता है। मैं एक छोटा सवाल आपसे और ये भी पूछना चाहूंगा कि जैसे आजकल बड़ा ट्रेंड है, लोग बहुत सारी मील रिप्लेसमेंट की जो चीज़ें हैं, चाहे वो प्रोटीन बार्स हों या और इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा जंक फूड की बात भी लोग जल्दी खाने के चक्कर में करते हैं। कितना नुकसान होता है? मतलब आप इस तरीके के अपने खाने को, पूरी एक मील को एक बार से रिप्लेस कर दें या बाहर जाके आप अक्सर खाना खाएं, उससे आपके शरीर पर नुकसान कितना होता है? देखिए, लोगों को ये समझना होगा कि जो भी सप्लीमेंट लेते हैं उसमें कुछ चुनिंदा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर में पहुंच पाते हैं। किसी भी फूड सप्लीमेंट में वो सब कुछ, सारी चीजें नहीं हैं जो कि हमारे शरीर को जरूरत होती है। और बहुत ही लेमन टर्म्स में अगर मैं कहना चाहूँ तो जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है उन सेल्स के अंदर। उस एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। वो किसी भी एक फूड सप्लीमेंट से सफाइस नहीं हो पाता। और जब आप एक फ्रूट खाते हैं उसमें विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छे वाले होते हैं, और उसमें आपको वाटर भी बॉडी में जाता है। तो जो हमारे लोकली अवेलेबल फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके कंजम्पशन से ज्यादा बॉडी को हेल्दी रखने में सुविधा होती है, ना कि सप्लीमेंट्स लेने से। सप्लीमेंट्स सिर्फ बीमार लोगों के लिए बने हुए हैं, हेल्दी लोगों के लिए नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। उम्मीद है दर्शक इसको देख रहे होंगे और आपकी जो बातें आपने बताई हैं उसका खास ध्यान रखेंगे। परिमल मेरे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, डॉक्टर साहब बड़े सलीके से समझा रही थी कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं इस रिपोर्ट में और उन्हें करेक्ट करने के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए? देखिए, मोटे तौर पे महत्वपूर्ण बातें ये है कि आमतौर पे हम देखते हैं कि थाली में नमक आप एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो न नमक ज़्यादा, न चीनी ज़्यादा, व्यायाम भी कीजिए, फूड सप्लीमेंट नहीं लीजिए। और साथ में ये भी कहा गया है कि करीब 57% बीमारी ऐसी है अंकित, जिसको अगर आप अच्छा डाइट लेते हैं तो उसको टाला जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ होने की आशंका को 80% तक खारिज किया जा सकता है। हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है अगर आपका डाइटरी हैबिट अच्छा है तो। जो पैकेज्ड फूड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, अगर उस पर हम थोड़ा सा सोचें, विचारें, देखें, और जो भी खा रहे हैं वो पैकेट पे जरूर देखें कि आप क्या खा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए तो वो आपके लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाता है। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें बहुत पुराने समय से भी डॉक्टर कहते रहे हैं कि अगर आप हरी साग सब्जी की बात करें तो उसमें अलग अलग रंग की चीज़ें मौजूद है। गाजर है तो आपको गुलाबी कलर का या काले रंग का होगा, सब्जियां हैं तो हरे रंग की आपको मिलेंगी, साग है तो उसका भी कलर अलग अलग है। तो थालियों में उस तरीके के कलर का होना जरूरी है जो पहले से प्रकृति के तौर पे हमारे पास मौजूद है।
और जिस तरीके के लाइफ हैबिट बीते 1.5 या 2 दशकों में बदले हैं, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बीमारियां भी बढ़ी है। मतलब सबसे बड़ी बात ये कि ये जो डाइटरी हैबिट के बारे में एक चीज जो गाइडलाइन के तौर पे 17 पॉइंट सुझाया गया है, उसमें सीधे तौर पे ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि लोग इस बात को समझे कि 56% बीमारी को टाला जा सकता है अगर आप अच्छा डाइट लेते हैं, अपना हैबिट अच्छा रखते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उनसे उन बीमारियों को टाला जा सकता है। चाहे नवजात शिशु की बात हो, चाहे गर्भावस्था में महिलाओं की बात हो, चाहे छोटे बच्चों की बात हो, चाहे बुजुर्गों की बात हो, जैसे हम जैसे वयस्कों की बात हो। तो ये तमाम लोगों को लेकर अलग अलग गाइडलाइन और पैरामीटर में चीज़ों को बताया गया कि आप इस तरीके के फैट ज़्यादा ना लें, आप नमक ज़्यादा ना लें, चीनी ज़्यादा ना लें, जो भी आप पैकेज फूड खा रहे हैं उसमें क्या खा रहे हैं वो भी आप देखें। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बीमारी से भी जोड़ते हुए बताया गया है। परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के एक बड़े अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल का नाम आपने सुना ही होगा, उसमें एक बड़ा मामला सामने आया है। सीबीआई ने रिश्वतखोरी का एक रैकेट जो है उसका भांडाफोड़ किया है। सीबीआई ने आज 2 और लोगों को हिरासत में लिया। इसके साथ इस मामले में गिरफ्तार होने वालों की संख्या 11 पहुंच गई है। इसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। सीबीआई की माने तो अस्पताल में कई स्तर पर रिश्वतखोरी चल रही थी। जो बातें कही गई हैं, आरएमएल के अब कार्यवाहक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनोज कुमार झा ने एनडीटीवी से बातचीत की और कहा कि सीबीआई के एक्शन के बाद अब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जेजेपी के 3 से 4 विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा में जो इस वक्त राजनीतिक उठापटक जुड़ी हुई है उससे जुड़ी हुई खबर है, मनोहर लाल खट्टर से इन्होंने मुलाकात की है। पानीपत में राज्य मंत्री महिपाल ढांडा के आवास पर मुलाकात हुई है। मनोहर लाल खट्टर ने मंत्री महिपाल ढांडा के आवास पर से निकले हैं। मंत्री महिपाल ढांडा ने अभी कुछ भी बोलने से इनकार किया है, यानी कि जो 3 से 4 लोग थे, जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे, जिन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था और उसके बाद आरोप लग रहे थे कि नायब सैनी सरकार अल्पमत में है, उसको बचाने के प्रयास इस वक्त दिखाई पड़ रहा है कि किए जा रहे हैं। ये जो आज सुबह जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने मांग की थी कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, उसको देखते हुए जेजेपी के ही 3 जो विधायक हैं, 3 से 4 विधायक बीजेपी से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या बीजेपी जो कमी है, जो अल्पमत में उनकी सरकार है, 3 से 4 विधायक उनके कम हैं, उस कमी को इन विधायकों से पूरा करने की जुगत में है, कोशिश कर रही है? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। मध्य प्रदेश में अब अंतिम चरण का मतदान बाकी है, जिसमें लोकसभा की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। मालवा एमपी की सियासत में काफी अहम भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र पर पार्टियों का खास फोकस भी रहता है। इस चुनाव में किसानों के क्या हैं मुद्दे, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अदिति राजपूत ने। उज्जैन जिले के एक गांव से उनकी ये खास रिपोर्ट। ये शांत सी फसलें, ये ऊँघते से खेत, कुछ अनमनी सी हलचलें। मई की तपती दोपहर में बस आंचल की छांव ले निकली महिलाएं। ये पालखंदा है, उज्जैन से लगा एक गांव, राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर। लेकिन इस शांत सोए गांव के भीतर कितनी हलचल है, ये तब मालूम होता है जब हम यहाँ के किसानों से बात करते हैं, यहाँ की महिलाओं का हाल लेते हैं। अभिजीत सिंह पालखंदा के बड़े किसान हैं, अपनी फसल देख रहे हैं। इससे उनका दिल भी जुड़ा है और उनका कल भी। करीब 100 बीघा खेत हैं, लेकिन पानी और बिजली जैसी बुनियादी समस्याओं से खासे परेशान हैं। देखिए, किसानों में सबसे बड़ी मेन समस्या ये है कि किसान को ऐसे तो अन्नदाता बोला जाता है, बट जो बिजली का जो संकट है, जिसका भी कोई मतलब तय वो नहीं रहता
जिसमें कि कभी ये रात को 2 बजे से 6 बजे तक रहती है लाइट। अगर ये हरियाली जो आप देख रहे हैं इसके पीछे जो है ये रात दिन की मेहनत रहती है जी। अभिजीत और उनके जैसे कई किसान पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, लेकिन इससे इनका संघर्ष कम नहीं होता। कई किसान हैं जिन्हें खाद और बीज जुटाना मुश्किल हो जाता है। कभी कहा गया था कि नर्मदा की नहरें इन खेतों को सींचेंगी, लेकिन कई बार पानी नहीं पहुंचता है और फसलें चौपट हो जाती हैं। अगर सरकार चौपाल पे बैठ के किसानों के हित के लिए निर्णय ले तो काम बने। अब यहाँ पर पानी नहीं है और यहाँ नर्मदा की जो पाइपलाइन आई है वो ऐसे क्षेत्र में गई है जहाँ पर भरपूर पानी, तो किसान क्या करे? सुनता कौन है किसान की? सिर्फ वोट के टाइम पे सब नेता लोग आते हैं और उसी समस्या को उठा के चल जाते हैं। मुद्दे बता, हाँ भाई अगली जो आएगा उसमें हम आपका सुधार करेंगे, पर समस्या वही कमी जस के जस बनी हुई है। काफी टाइम से यही स्थिति है हमारी। अच्छा। अभी गेहूँ जैसे सीजन आए गेहूँ के भाव ही नहीं, मतलब क्या अभी अब गेहूँ के भाव आएंगे बारिश में, जब किसानों के पास गेहूँ नहीं रहेगा। कुछ ऐसी चीजें जो हमारे हाथ में नहीं, जैसे क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी रेनफॉल, तो ये जो फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, इसके प्रबंधन पे हम ध्यान दें। पर अभी हमारा विशेष ध्यान तो दूसरी जगहों पे भटका हुआ रहता है। उम्मीद तो मैम यही रहती है कि वोटिंग जिससे देंगे उससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, बट बेनिफिट होता नहीं है कुछ। तो बेसिकली देखा जाए तो उम्मीद अब करना ही बंद कर दी है। वैसे इस गांव में सरकारी योजनाएं पहुंची हैं। किसान मानते हैं कि कई लोगों को इससे राहत मिली है। किसान सम्मान योजना का फायदा भी किसानों तक पहुंच रहा है और चुनाव से पहले लोगों ने अपना मन बनाना भी शुरू कर दिया है। किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है और गांव में सभी किसान लोग को 80% किसान को लाभ मिल रहा है जी। और किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है ग्रामीणों को? और बाकी रोड वगैरह का भी अच्छा, ग्राम पंचायत में अच्छा काम हो रहा है और बाकी जल योजना का थोड़ा सा डाउन है, चल रहा है अभी। पूरे गांव में जल योजना का काम थोड़ा कम है। ये जो लाभ मिल रहा है इससे कोई परिवर्तन आया आपके जीवन में? जी बिल्कुल परिवर्तन आया है, काफी सहयोग मिल रहा है। हम खेती के समय ये 12,000 रुपये हम डीजल वगैरह में उपयोग लेते हैं, तो हमें बिल्कुल फायदा हो रहा है। अच्छा, और कोई मुद्दे चुनाव में वर्तमान में वास्तविकता में तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए मिल रहा है, महिलाओं को 2,000 रुपये मिल रहे हैं, खाद पे सब्सिडी मिल रही है और रोड 4 लाइन निकल गया। हमारी ज़मीनों के भाव जो आज से लगभग 4 साल पहले 8 से 10 लाख थे, वो अब रोड की ज़मीनें 1 करोड़ 2 करोड़ पे जा रही है। ऐसा नहीं कि हम बेच रहे हैं, मगर उसका बेनिफिट तो मिलना है भाई, हमारी क्रेडिट बड़ी है। आपकी नज़र में कोई मुद्दे हो इस लोकसभा चुनाव में, किन मुद्दों पर वोट होंगे? साहब, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है मैं उसका विरोधी हूँ। धारा 370 वापस लागू करना चाह रहे हैं, CAA वापस करेंगे, NRC वापस करेंगे। इन मुद्दों का कोई महत्व नहीं बचा है। गांव में तो ऐसा है कि जैसे कि कुछ महिलाएं जैसे घर बैठे कुछ कर नहीं पाती है, तो उनको कुछ रोजगार मिले या कुछ मतलब घर बैठे कुछ कर सके, घर में नहीं बैठे फ्री यूं ऐसा। बाकी योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। लेटरिन का, बाथरूम का सबका लाभ मिला, पैसे मिले हमको। पहले बाहर जाना पड़ता, शर्मिंदगी होना पड़ता, चल नहीं पाते पैर से। 2000 निधि वो भी मिलती है, जिसके बाद हम पाइप लाते हैं, इस पर भी मतलब आधी छूट मिलती है। जैसे 32,000 के पाइप अगर किसान योजना में छूट में लिए तो वो 16,000 में मिलते हैं हमको। अच्छा, परिवार में किसी को, महिलाओं को कुछ मिला हो? हाँ, महिला को लाडली बहना की जो है 1250 वो मिलती है। राजनीतिक पार्टियों के प्रचार से दीवारें पटी पड़ी हैं, लेकिन गांव वाले कहते हैं नेता वोट मांगने के लिए आते हैं मगर गांव वालों की सुनते नहीं। कोई आते नहीं, रुकते नहीं, 10 मिनट रुकते हैं गाड़ी, रोड पे से निकल जाते हैं। मुद्दे आपसे मुद्दों को लेकर बात नहीं, ना चौपाल लगाते हैं कि विधायक आते हैं बैठते हैं, कुछ भी नहीं, रोड पे से घूम के वापस निकल जाते हैं। चुनाव आते जाते रहे, नेता बदलते रहे, लेकिन किसानों की समस्याओं के लिए ठोस कदम उठाने वाला कोई नहीं।
पहली बार आप ही एनडीटीवी ही पहुंची, बाकी इसके अलावा युवा किसान प्रजय राज कहते हैं कि एनडीटीवी पहला चैनल है जो पालखंदा गांव पहुंचा है। हम तो वोट करेंगे, बदलाव के लिए करेंगे, पर बाकी मीडिया हमारा साथ दे। आप इस बात को आवाज उठाएं टीवी चैनलों के माध्यम से, आपके एनडीटीवी के माध्यम से। तो कभी बीजेपी कांग्रेस में किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, वो दबाव में आए और हमारी बातों को हित में रखे। तो आप लोगों के पास कोई मीडिया वाले आते हैं बात करने? नहीं, पहली बार आप ही एनडीटीवी ही पहुंची, बाकी इसके अलावा कोई चैनल आज तक पहुंचा ही नहीं हमारे पास। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, हम जानेंगे समझेंगे, क्योंकि अब मतदान की तारीख जो है वो बहुत नजदीक आ गई है, तो हम जानेंगे कि इन लोगों के क्या मुद्दे हैं। जब ये लोग वोट डालने जाते हैं तो इनके दिमाग में क्या कुछ रहता है। आपका नाम क्या है? कलाबाई। कलाबाई। तो क्या आप जब वोट डालने जाओगे तो क्या दिक्कतें रहेंगी? पिछली सरकार ने क्या कुछ किया, बताइए थोड़ा। ये नाले को से और नाली की क्या दिक्कत? बस ये पानी गली जाए, कीचड़ हो। तो ये कितने साल से दिक्कत है? ये तो 10-12 साल हो गया। अच्छा, तो आपने बताया था लोगों को जो यहाँ पे आते हैं वोट मांगने? बताओ यार। हाँ। पीने के पानी की कोई दिक्कत? पानी नहीं दिक्कत, पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और बिजली की? बिजली की तो जाती आती रहती रहती है। कितने घंटे कटती है? आज तो आधा घंटे, आज तो बहुत देर गई हो। नहीं, आधा घंटा कटी जाएगी, आधा घंटा। 24 घंटे वैसे? हाँ, बस आधा घंटा पौन घंटा बाकी रहती है। यहाँ पे जब आप लोग वोट डालने जाओगे तो क्या रहेगा दिमाग में? हमारे तो ये रोड की दिक्कत है और नाली की दिक्कत है, और पानी तो फुल फाल है। सड़क की दिक्कत है यहाँ पर। ये रोड भी नहीं बना, 4-5 सरपंच निकल गए, कोई रोड भी नहीं बनाया, कहीं भी नहीं हुए। 4-5 सरपंच निकल गए। तो आप लोग एक ही पार्टी को वोट देते हैं या बदलते रहते हैं आप लोग? एक पार्टी के दाम तो घर में बात होती है, सब लोग बात करते हैं कि इस पार्टी को देंगे, या पूरा गांव मिलकर एक ही पार्टी को देता है? अब या तो हमारे घर में की तो एक पार्टी के दाम तो। अन्नदाताओं से जब हम बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि चाहे वो छोटे किसान हो, मंझले किसान हो या संपन्न किसान हो, कुछ बुनियादी समस्याएं दशकों से वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं। और किसानों से बात करो तो उनका कहना है कि जब एसी कमरों में बैठकर उनके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं तो धरातल पर उसका कोई असर नजर नहीं आता। और यही वजह है कि किसानों के भीतर अब चुनावों को लेकर एक उदासीनता है जो वो आ गई है, क्योंकि अब उन्हें सरकारों से और पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। देश के गांवों तक सरकारी योजनाएं पहुंच रही है, पालखंदा में भी ये बात दिखाई पड़ती है। लेकिन किसानों के अपने सवाल भी हैं और अपनी शिकायतें भी। और एक बार फिर चुनावों से वो अपना कल सुधरने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उज्जैन जिले के पालखंदा गांव से ललित जैन के साथ अदिति राजपूत की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।